हेलो स्टूडेंट्स, वीनस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस क्लास में आज हम करेंगे विज्ञान की कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 12 जो 2 अगस्त 2021 को आई हुई है। इस वर्कशीट का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। ये वर्कशीट आपकी बुक में चैप्टर नंबर 1 से ली गई है। इस वर्कशीट में आपको पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, तो आइए पहले हम इन बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। इनमें सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसको समझने के लिए उन्होंने एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, यानी ऐसे परिवर्तन होने चाहिए वो जिनमें जो पदार्थ बने उनको नए गुण मिल जाएं, उन पदार्थों के अंदर जो पहले गुण थे उनसे नए गुण आ जाएं। जैसे हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम दूध को दही में बदलते हैं, तो दही बनने के बाद दूध के अंदर जो पहले गुण था वो अब दही में जो गुण हैं उनसे अलग हो गया है। यानी दही बनने के बाद दही के अंदर वो गुण नहीं बचेंगे जो पहले दूध में थे। यानी हम देखें तो दूध से एक नई चीज़ बन गई है दही, और उस दही को हम वापस दूध में कभी नहीं बदल पाएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, कुछ ऐसा पदार्थ बनाना जिसमें नए गुणधर्म आ गए, या बोलें नए गुण आ गए। तो ऐसी ही कंडीशन में हम बोलेंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलो एक एग्जाम्पल से और समझते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हम किसी लकड़ी से बनी चीज़ को जलाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ टाइम जलने के बाद वो धीरे धीरे राख में बदल जाती है। अब ये जो राख है इसको वापस आप कभी लकड़ी में नहीं बदल पाएंगे, और ना राख के गुणधर्म बिल्कुल लकड़ी जैसे होंगे। इस वजह से हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ के जलने की वजह से हम कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ जलती है तो वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो आई होप इस तरह से आप रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसको समझ गए होंगे। अब समझते हैं अभिकारक क्या होते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया करते समय जो चीज़ें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं या उस रासायनिक अभिक्रिया का हिस्सा होती हैं, यहाँ पर जो मैंने चीज़ें बोला इसका मतलब पदार्थ से है, तो उन्हीं को हम अभिकारक बोलेंगे। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया था लकड़ी का जलना। अब लकड़ी के जलने में लकड़ी के अंदर मेनली कार्बन होता है, कार्बन। और जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस के साथ जलता है, यानी O2। और इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया होने में किन दो चीज़ों ने भाग लिया, एक तो कार्बन ने और एक ऑक्सीजन ने। तो इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों हमारे अभिकारक कहलाएंगे। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा अभिकारक क्या होता है। इसके बाद समझते हैं उत्पाद। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो चीज़ उत्पन्न हुई है कब, रासायनिक अभिक्रिया के बाद। जैसे दूध को दही में बदला था तो दही उत्पन्न हुई, तो दही उत्पाद कहलाएगी। ऐसे ही अभी हमने लकड़ी को यानी एक तरह से कार्बन को हमने जलाया, किसके साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर उत्पाद क्या कहलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरीके से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज़ें हिस्सा लेती हैं, भाग लेती हैं, वो तो बन जाएंगी अभिकारक, और उनके भाग लेने से जो नई चीज़ निकल कर आएगी, जो नया पदार्थ बनकर आएगा, जिसके गुण नए होंगे, वो कहलाएगा उत्पाद। तो यानी हर रासायनिक समीकरण में अभिकारक भी होंगे और उत्पाद भी होंगे। इसके कुछ उदाहरण हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। ये नीचे दिए हुए हैं, और ये उदाहरण कैसे उदाहरण हैं, हमारे दैनिक जीवन में आने वाले उदाहरण हैं, जो हमारे रोज़ की ज़िंदगी में आते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पहले नंबर पर है दहन। दहन माने किसी चीज़ का जलना, और अभी मैंने आपको जलने वाला उदाहरण भी दिया था, तो इससे आप समझ सकते हैं। दूसरा है लोहे पर जंग लगना, यानी आयरन का रस्ट होना, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जब लोहे पर जंग लगता है तो जंग लगने के बाद लोहा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और
वो लोहा, वो पाउडर फॉर्म, वो वापस कभी आयरन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर भी जंग लगना एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। देखिए मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगा। ऐसे ही पाचन, इसको ऐसे समझिए आप क्या खाते हैं और जो भी आप खाते हैं उससे क्या प्रोड्यूस होता है। तो हमारे शरीर में बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस होती है और बचा हुआ वेस्ट शरीर बाहर निकाल देता है। इसी प्रकार देखिए प्रकाश संश्लेषण, अब किसी को प्रकाश संश्लेषण नहीं पता तो पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल लेते हैं, तो ये दोनों लेने के बाद वो बेसिकली बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम ग्लूकोज बोल देते हैं। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पर जिन चीज़ों को लिया देखिए उससे कुछ नया ही बना, तो जब कुछ नया गुणधर्म के साथ बनता है तो उसे ही तो हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से ये चारों रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं जो हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार मैं जल्दी से नीचे वालों को बता देता हूँ। जैसे बैटरी, एक बैटरी में काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं जिनसे बैटरी करंट को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर भी करती है और फिर उसको ज़रूरत पड़ने पे हमें उपयोग करने के लिए अलाउ भी करती है। ऐसे ही किण्वन होता है जिससे मेनली अल्कोहल बनाया जाता है। अब ये किण्वन क्या है, जब भी कोई चीज़ सड़ जाती है, कैसी चीज़, खाने की चीज़, तो उससे अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। अब उसी सड़ने की प्रक्रिया को हम किण्वन बोल देते हैं। ये मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूँ। इसके बाद धुलाई। अब जब हम धुलाई करते हैं तो धुलाई करते समय हाथ को धोते समय या किसी कपड़े को धोते समय हम साबुन का उपयोग करते हैं। अब साबुन के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं, जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, जिनकी वजह से साबुन के अंदर झाग बन रहे हैं, हमारे हाथों से गंदगी हट रही है, ये सब भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही हिस्सा होते हैं। और ऐसे ही बेकिंग, यानी किसी भी चीज़ को आप जब बेक करते हो, जैसे बेकरी की दुकान पे केक, बिस्किट्स, ऐसी चीज़ों को जब बेक किया जाता है तो बेकिंग के दौरान जो कच्चा फूड होता है, पकाने के बाद हम उससे कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं और उस कार्बोहाइड्रेट को हम खा के एनर्जी ले लेते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सभी जितने भी थे ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के या रासायनिक प्रक्रियाओं के उदाहरण थे। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। चलिए अब अगला जो टॉपिक है वो ये बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण क्या हैं। अब देखिए प्रेक्षण क्या होता है। प्रेक्षण मीन्स ऑब्जर्वेशंस, यानी हमें क्या ऐसा देखने को मिले जिससे हम ये समझ जाएं कि हाँ ऐसा हुआ है तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है कि यदि आप कभी अवस्था में परिवर्तन होते हुए देख लो तो समझ जाना रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब ये अवस्था में परिवर्तन क्या है, जैसे कोई सॉलिड है तो वो सॉलिड से लिक्विड या गैस बन जाए, या लिक्विड गैस बन जाए या सॉलिड बन जाए, या गैस वापस लिक्विड या सॉलिड बन जाए। तो इस तरीके से अगर अवस्था में परिवर्तन होती है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगला है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन से भी हमें पता लग जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे लोहे पर जंग लगने के बाद उसका कलर रेड और ब्राउन से मिलता जुलता हो जाता है, तो रंग में परिवर्तन हो गया, और इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ऐसे ही तापमान में परिवर्तन, अगर तापमान घटता है या बढ़ता है तो हम इसके आधार पर भी कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे आप चूने को कभी पानी में मिलाओगे तो उसमें से ऊष्मा यानी हीट उत्पन्न होती है, और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और सबसे लास्ट में है उत्सर्जन, किसका, गैस का, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी अभिक्रिया में अगर गैस उत्पन्न हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो कभी कभी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें गैस उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट जो कि चूना पत्थर होता है, अगर उसको गर्म करते हैं तो उसमें से चूना बनता है यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और गैस कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही आप अगर प्रकाश संश्लेषण की बात करो तो पौधे हमें कौन सी गैस निकाल के देते हैं, ऑक्सीजन गैस।
तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हुई तो वहाँ भी प्रकाश संश्लेषण की वजह से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो जब गैस उत्पन्न होती है तो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब इसी चीज़ को इन्होंने एक एग्जाम्पल लेके समझाया है कि जब कभी भी आप किसी रासायनिक परिवर्तन को देखते हैं तो उसको हम प्रदर्शित कैसे करें, उसको दर्शाएं कैसे। यहाँ रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया दोनों का मतलब एक ही होता है, इसको लेके आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब जब रासायनिक परिवर्तन होगा तब तब रासायनिक अभिक्रिया भी होगी। तो अब रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किन तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इन्होंने दो तरीके बताए हैं यहाँ पर। कौन से दो तरीके बताए हैं? एक तो हम शब्द समीकरण का उपयोग करें। शब्द समीकरण में क्या होगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक परिवर्तन को हम प्रदर्शित करना चाहते हैं उसके अंदर जो अभिकारक हैं, अभिकारक आपको याद होगा जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, और उसके अंदर जो उत्पाद हैं, उत्पाद भी आपको याद होगा जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिस पदार्थ का निर्माण होता है वो उत्पाद कहलाता है। तो इनको हम शब्दों की सहायता से लिख देते हैं। यदि हमारे अभिकारक एक से ज़्यादा हैं तो उनके बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं, और इस प्रकार अगर हमारे उत्पाद भी कभी एक से ज़्यादा हैं तो उनके बीच भी प्लस का निशान लगा के अगले उत्पाद को लिख दिया जाता है। अभिकारक हमेशा बाईं ओर लिखे जाते हैं, यानी लेफ़्ट हैंड साइड, और उत्पाद को हमेशा दाहिनी ओर लिखते हैं, यानी राइट हैंड साइड, और दोनों के बीच में एक एरो लगा देते हैं, और उस एरो की जो दिशा होती है वो अभिकारक से उत्पाद की ओर होती है, जो इस बात को दर्शाती है कि अभिकारक से उत्पाद बन गया है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? इस बार जो हमारे अभिकारक हैं और जो हमारे उत्पाद हैं उनको नाम से ना लिख के या तो हम उनके सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, या फिर उन अभिकारक और उत्पाद का जो सूत्र बनेगा, जैसे ऑक्सीजन गैस का सूत्र बनता है O2, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र बनता है MgO, तो सूत्र से प्रदर्शित करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने एक उदाहरण लिया है, जैसे ऊपर वाले को ही मैग्नीशियम जो इन्होंने शब्द में लिखा था पहले, अब उसको उसके सिंबल से दिखाया जा रहा है, और ऑक्सीजन जो पहले शब्द से लिखा था अब उसको उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से दिखाया जा रहा है, यानी O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी जो पहले शब्दों से लिख दिया था अब उसको भी उसके सूत्र यानी फॉर्मूले से दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को दर्शाने के दो तरीके होते हैं, या तो हम उसको शब्द समीकरण के रूप में दर्शा सकते हैं या हम उसको रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शा सकते हैं। शब्द समीकरण में हम शब्दों से लिखेंगे, किसको? अभिकारक को और उत्पाद को, और रासायनिक समीकरण में हम शब्दों से ना लिख के या तो हम उसके प्रतीक का इस्तेमाल करेंगे या उनके सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे, और वही करेंगे हर बार। अभिकारक को हमेशा बाईं ओर और उत्पाद को हमेशा दाईं ओर लिखेंगे। अब इन्हीं बातों को उन्होंने अच्छे से हमें यहाँ पर लिख कर समझाया है कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया था बिल्कुल वही है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है या प्रदर्शित की जाती है। यानी रासायनिक समीकरण क्या है? एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण है। कैसा निरूपण है? इसमें तत्वों के प्रतीक, जैसे मैंने बताया मैग्नीशियम जो तत्व है उसका प्रतीक क्या था? Mg, प्रतीक माने सिंबल, और जो अभिकारक हैं या उत्पाद हैं उनके रासायनिक सूत्र, जैसे ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र ऑक्सीजन गैस का O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र MgO, तो उनके रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। अब ये भौतिक अवस्था क्या है?
अगर कोई चीज़ सॉलिड अवस्था में ली जा रही है तो उसके लिए S लगाया जाता है ब्रैकेट के अंदर, ये स्मॉल लेटर लिखे जाते हैं। अगर कोई चीज़ लिक्विड ली जा रही है तो छोटा L लगाया जाता है। अगर कोई चीज़ गैस ली जा रही है तो छोटा G लगाया जाता है। लेकिन यदि कोई चीज़ वाटर यानी पानी के अंदर घोल के हमें एक विलियन के रूप में दी जाती है तो उसके लिए लगाया जाता है AQ यानी एक्वस सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप भौतिक अवस्थाओं को भी रासायनिक समीकरण में लिख सकते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ। कभी कभी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दो का इस्तेमाल करते हैं। इन दो का इस्तेमाल करते समय हम जानते हैं कि हमें ग्लूकोज यानी C6, H12 और O6 और प्लस में ऑक्सीजन गैस मिलेगी। परंतु ये रासायनिक अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल उपस्थित हो। तो इस तरीके से ये दो परिस्थितियाँ हम इस एरो के ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सूर्य का प्रकाश और एरो के नीचे लिख देंगे क्लोरोफिल। तो इस तरीके से हम देखते हैं कभी कभी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ आवश्यक परिस्थितियों का उपयोग होता है जिनके बिना वो संपन्न ही नहीं हो सकती। ये आवश्यक परिस्थितियाँ ताप हो सकती हैं, दाब हो सकती हैं, उत्प्रेरक हो सकते हैं, और इनको हमेशा तीर के निशान के या तो ऊपर लिखा जाता है या तीर के निशान के नीचे लिखा जाता है। इसी बात को समझाने के लिए आपको एक उदाहरण दिया गया है नीचे। इस उदाहरण में बताया गया है कि मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का सिंबल लिख दिया, ऑक्सीजन का हमने फॉर्मूला लिख दिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दिया। परंतु ये जलेगा तब ना जब इसका एक तापमान होगा। तो इसीलिए इस एरो के ऊपर ऐसे हम यहाँ पर लिख देते हैं ऊष्मा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अगर इस मैग्नीशियम को ऊष्मा ना मिले तो कभी भी मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बन पाएगा। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्न करते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। पहला प्रश्न, हम कैसे कह सकते हैं कि किसी परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया तभी मानी जाती है किसी भी परिवर्तन में जब हम उसके अंदर कुछ नए पदार्थ बनते हुए देखें, यानी ऐसे पदार्थ बनते हुए देखें जिनके गुणधर्म नए होते हैं। तो देखिए, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे कहा गया है निम्नलिखित क्रियाओं में से रासायनिक परिवर्तनों को छांट कर लिखिए। तो हम जानते हैं रासायनिक परिवर्तन वहीं होगा जहाँ पे नए पदार्थ बनेंगे। तो जहाँ नए पदार्थ बनेंगे बस वहीं पे रासायनिक परिवर्तन को आप बोल दीजिए। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया, तो इसमें नए पदार्थ बनते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन, और लिया क्या जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। पानी का उबलना, पानी जब उबलता है तो सिर्फ स्टीम बनता है वो, तो स्टीम बनने से भी वो पानी ही रहता है, यानी H2O ही रहता है उसका फॉर्मूला। तो इसीलिए हम इसमें कहेंगे ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कागज़ का फाड़ना, अब जब कागज़ को फाड़ दिया जाता है तो कागज़ को फाड़ने से कागज़ के अंदर जो प्रॉपर्टी हैं, जो गुण हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं। वो फटने से पहले भी कागज़ ही होता है और फटने के बाद भी, क्योंकि कागज़ में मेनली कार्बन होता है। तो कागज़ को जलाते तो रासायनिक परिवर्तन होता, उसको शेप बदल देने से या उसको फाड़ने से रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। और अंत में दूध से दही बनना, याद कीजिए मैंने सबसे स्टार्ट में आपको एग्जाम्पल दिया था और ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो
तो इस प्रकार हम देखेंगे हमारा ए और लास्ट का ये दोनों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं और बीच में आने वाले दोनों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण नहीं हैं। आइए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद लिखिए। अब अभिकारक हमें पता है बाईं ओर होते हैं और उत्पाद दाईं ओर होते हैं, तो दोनों के अंदर आप आसानी से बता सकते हैं। पहले में कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है। दूसरे में मीथेन और ऑक्सीजन गैस ये दोनों अभिकारक हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पाद है। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। उदाहरण दीजिए, यानी आपको उदाहरण देने हैं पहले नंबर के लिए, दूसरे नंबर के लिए, तीसरे नंबर के लिए। पहले नंबर में बोला गया है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है। तो देखिए हमने इसके लिए एक नीचे आंसर को लिखा हुआ है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का जब दहन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है, तो हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट का दहन हो गया, जिसके बारे में मैंने यहाँ समझा दिया है, आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार दूसरे को देखिए। दूसरे में लिखा है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता हो। अब रंग में परिवर्तन के लिए भी मैंने नीचे एक उदाहरण दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिए कि जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो काले रंग का कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनाता है। तो जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो वह क्या बनाएगा, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरीके से देखिए नया रंग आया काला, और काला रंग आने से रंग में परिवर्तन हो गया। तो इसीलिए रंग में परिवर्तन वाली अभिक्रिया का ये उदाहरण है। तो सेकंड पार्ट में आप इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार तीसरे को देखिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन हो, यानी तापमान में परिवर्तन का मतलब या तो तापमान बढ़े या घटे। तो इसके लिए भी मैंने नीचे लिखा हुआ है सबसे लास्ट में कि जब चूने को जल से अभिक्रिया कराते हैं, यानी जब चूने को जल में डालते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और तापमान बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चूने को जल में डालने से ऊष्मा उत्पन्न होने से तापमान में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं तापमान परिवर्तन का एक उदाहरण। और इसके लिए मैंने लिखा है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो कि चूना है, S का मतलब यहाँ सॉलिड है, और H2O जो कि वाटर है, यानी कि L का मतलब यहाँ लिक्विड है, और इससे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये एक सॉल्यूशन बनेगा, इसलिए AQ लिखा है, और साथ में ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो इस तरीके से ये तापमान परिवर्तन का एक उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है। अंजलि की मम्मी गर्मी में गुंदा हुआ आटा फ्रिज से बाहर रखकर भूल गई और सुबह देखने आटे में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए, यानी सुबह जब उन्होंने देखा तो आटे में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। बस आपको ये बताना है कि यह भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एक प्रक्रिया होती है किण्वन, ये वाली। इसके अंदर जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो धीरे धीरे सड़ने और गलने लग जाते हैं, और इसी प्रक्रिया में हम अल्कोहल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी ही परिस्थिति है, जब उन्होंने उस आटे को फ्रिज में नहीं रखा और वो भूल गई गलती से, तो उस आटे के अंदर उन्होंने जो कहा है ना कुछ परिवर्तन दिखाई देंगे, तो उस आटे के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई दिए होंगे जो आटा दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अब आप समझ गए होंगे वहाँ किण्वन प्रक्रिया हो गई होगी, और उस किण्वन प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, वो प्रक्रिया कैसी है, रासायनिक। तो अब आप बोल सकते हैं ये जो परिवर्तन अंजलि की मम्मी को दिखाई दिए थे वो रासायनिक थे, और उस रासायनिक जो परिवर्तन है उसका क्या नाम है, किण्वन। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से और ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। लास्ट के मैसेज पे एक बार फिर ध्यान दीजिए। कोविड के समय में नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए और घर पे रह के पढ़ाई कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।